Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the sedative and hypnotics. देखिए ये sedative और hypnotics क्या होता है कि sedative और hypnotics ये दोनों क्या होता है. sedatives होता है कि जो कि decrease the activity and moderate the excitement and calms the recipient. जैसे मान लो कि आदमी कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, तो उस केस को ये क्या करता है, ये कम करता है. ठीक है, ये आपको स्लीप नहीं इंड्यूस करता है, लेकिन स्लीप के पहले जो वाला एक्टिविटी रहता है वहाँ तक ये पहुँचा देता है. ठीक है, एक्टिविटी को कम किया, एक्साइटमेंट को कम कर दिया, मतलब कि एकदम रिलैक्स फील करेंगे आप सेडेटिव लेने के बाद. हिप्नोटिक्स क्या होता है कि ये ड्राउजीनेस फैसिलिटेट द ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेट ऑफ ए स्लीप दैट रिजेंबल नेचुरल स्लीप. मतलब कि ये हिप्नोटिक्स होते हैं, ये आपको नेचुरल स्लीप की तरफ लेके चला जाएगा. और जिसमें क्या होता है, जैसे नेचुरल स्लीप में क्या होता है, अगर आपको उठाया जाए तो आप उठ जाते हो आसानी से, तो उसमें भी यही रहता है. मतलब ये बेहोश नहीं करेगा, लेकिन नेचुरल स्लीप में लेके चला जाएगा. सेडेटिव जो होता है वो जनरली लो डोज पे होता है, और उसी के डोज को जब बढ़ा दिया जाए तो वो हिप्नोटिक कर देता है, यानी कि वो आपको नेचुरल स्लीप में लेके चला जाता है. तो ये कब लिया जाता है, ये दोनों ड्रग मेनली जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, जिसको रात में नींद नहीं आता, इंसोम्निया बोलते हैं, लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया हो जाता है, बहुत दिन तक नींद नहीं आया, तो उस केस में इन ड्रग को मेनली यूज किया जाता है. या फिर इनका और भी बहुत सारे यूज है, जैसे एंटी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आदमी किसी बात को लेकर सोचने लगा, बहुत ज़्यादा वो नींद नहीं आ रहा, तो उस केस में भी इसको दिया जाता है. तो इसका क्लासिफिकेशन जो कि हमने क्रेडिट त्रिपाठी से लिया है, ये इसका क्या होता है क्लासिफिकेशन में मेनली बेंजोडाइजेपिन है, बार्बिचुरेट्स है, नॉन बेंजोडाइजेपिन और अदर हिप्नोटिक्स. तो मेनली बेंजोडाइजेपिन में हिप्नोटिक्स के लिए जो यूज होते हैं डायजेपैम, फ्लोराजेपैम, नेटाजेपैम, अल्प्राजोलैम, लोराजेपैम होते हैं. एंटी एंग्जाइटी हो गए जो कि एंग्जाइटी कम करते हैं, इसमें भी कॉमन है बहुत सारे ड्रग. और एंटी कन्वल्सेंट जो कि कन्वल्सेंट जो होता है उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये होगा बेंजोडाइजेपिन. और जानते हैं हम सेंट्रली एक्टिंग ड्रग पढ़ रहे हैं, तो ये सारा का सारा एक्शन कहाँ रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर रहेगा. बार्बिचुरेट्स हो गए लॉन्ग एक्टिंग, इनके फार्माकोकाइनेटिक पे बेसिस से इनको डिवाइड किया गया जाता है. फेनोबार्बिटोन हो गया, पेंटोबार्बिटोन हो गया, थायोपेंटोन हो गया. और नॉन बेंजोडाइजेपिन ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही एक्ट करते हैं, लेकिन ये न्यूली फाउंड ड्रग है, जिसमें जोपिक्लोन हो गया और ज़ैलेप्लोन हो गया, ज़ोल्पिडेम, इनका भी यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, और अदर हिप्नोटिक्स हो गए. तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ दी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. तो इनका मेन यूज़ क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, जब नींद नहीं आती है ज़्यादा दिन तक, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है. अब देखिए स्लीप में कुछ क्या होता है, स्लीप में कुछ स्टेज होता है, जैसे हम सोने जाते हैं तो कुछ स्टेजेस आते हैं. ठीक है, उसको मेनली दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइड किया गया है, NREM एंड REM स्लीप. जैसे जब सोने जा रहे हैं तो सबसे शुरुआत जो स्टेप आता है उसको होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब आई में कोई मूवमेंट नहीं होगा. इसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 0, 1, 2, 3 एंड 4. मतलब कि जब आदमी ड्रॉजीनेस हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगेगा, अनकॉन्शियस होने जाएगा. ठीक है, तो ये मेनली NREM जो होता है वो 50% ऑफ द स्लीप, मतलब जो जितना देर हम सोते हैं उसमें 50% स्लीप कौन सा रहता है, NREM रहता है. और जो सेकेंड स्टेज रहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. ये 30% रहता है स्लीप, यानी ये 30% जितना देर सोए उसका 30% कौन सा स्लीप रहता है, REM स्लीप. इसी में क्या होता है, हमारा आई का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट रहेगा, और ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, जैसे रात में अचानक से डर लग जाता है, वो क्यों लगता है, वो हम इसी स्लीपिंग स्टेज REM स्लीप में जो रहते हैं तभी हमें रात में डर लगता है. या फिर ड्रीम्स देखते हैं हम, अलग अलग तरह के सपने, ड्रीमिंग जो करते हैं वो इसी स्टेज में करते हैं REM स्लीप में, जो कि हमको याद रह सकता है, उठने के बाद हमें याद भी रहता है कि हाँ भाई हमने ये सपना देखा था. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब हम नॉर्मल स्टेज में क्या होता है, 0 to 4 स्टेज में नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, फिर REM होता है. ये क्या होता है, ये स्टेज जो होता है ये साइकिल अक्सर चलते रहता है नॉर्मल स्लीपिंग स्टेज में. ठीक है, अब देखिए बार्बिचुरेट्स के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं. बार्बिचुरेट्स क्या होता है, बार्बिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं. ये नॉन सेलेक्टिवली सीएनएस के बहुत सारे पार्ट में जाके एक्ट करते हैं. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये गाबा ए रिसेप्टर पे क्या होता है, जाके बाइंड करते हैं. लेकिन ये ऐसे जगह बाइंड करते हैं जहाँ पर ना ही गाबा बाइंड करता है ना ही बेंजोडाइजेपिन बाइंड करते हैं, मतलब दोनों से अलग एक पार्ट रहता है, जैसे जो अल्फा और बीटा सब यूनिट रहता है उस पर जाके बाइंड करते हैं ये. ठीक है, तो गाबा ए रिसेप्टर पे डिफरेंट फ्रॉम दी गाबा एंड बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट पे ये बाइंड करते हैं. जैसे देखिए इसको अगर आप फिगर से समझो, देखिए ये आपका गाबा ए रिसेप्टर होता है, ये पेंटामेरिक होता है, यानी 5 सब यूनिट होता है. देखिए आप यहाँ पर एक अल्फा, 2 बीटा है और एक
गामा है, ये और भी हो सकता है, तो लेकिन इस रिसेप्टर में ये 5 दिखाया गया है, ये पेंटामेरिक रिसेप्टर, जिसमें 2 अल्फा, मोस्ट कॉमन 2 अल्फा 2 बीटा और 1 गामा होता है। तो देखिए गाबा का बाइंड होने का कहाँ पर है, बीटा और अल्फा दोनों पर है, ठीक है, और बेंजोडाइजेपिन का बाइंड होने का अल्फा और गामा के इंटरफेस पे है। लेकिन आप देखो ये बारबिचुरेट्स कहाँ की बाइंड किया, ना ही गाबा पे गाबा बाइंडिंग साइट है, ना ही बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट पे, ये कहाँ पर अलग अल्फा और बीटा सब यूनिट पे अलग साइट पे जाके बाइंड करता है। और ये क्या करता है, ये जो देखिए बाइंड करने के बाद क्या होता है, इस गाबा ए रिसेप्टर को क्लोराइड आयन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है और क्या होता है उसके बाद फिर से न्यूरोनल डिप्रेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है इस चैनल ओपनिंग का, उसको इंक्रीज कर देता है। तो देखिए ये जाके बाइंड करेगा उस पर, डिफरेंट फ्रॉम दी गाबा बाइंडिंग साइट एंड बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग, क्या करता है ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन ज़्यादा ओपन कर, ड्यूरेशन बढ़ा देगा उसका, जिसकी वजह से गाबा मेडिएटेड क्लोराइड कंडक्शन ज़्यादा होगा और मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन और सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, यानी सेडेशन या फिर हिप्नोटिक्स आ जाएगा, डिपेंड अपॉन दी डोज ऑफ दी। अब क्या होता है, अगर हाई कंसंट्रेशन इसका ले लेंगे तो ये डायरेक्टली क्या होता है कि क्लोराइड आयन के कंडक्टेंस को डायरेक्टली इंक्रीज कर देता है, यानी ये गाबा मिमिटिंग एक्टिविटी शो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए ओवरडोज की वजह से क्या होता है, इसका कोमा भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब इसका कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो सीएनएस पे क्या करता है, ये डोज डिपेंडेंट रहता है, जैसे पहले शुरू में डोज लेंगे तो सिडेशन करेगा, फिर स्लीप इंड्यूस करेगा, फिर एनेस्थेसिया और फिर कोमा और डेथ भी हो सकता है, तो डिपेंड अपॉन दी डोज। ये क्या करता है, शॉर्टन द टाइम टेकन टू फॉल अस्लीप, मतलब स्लीप लेटेंसी को कम कर देता है, यानी कि आप जब बेड पे गए और उस वक्त से लेके जब आपको नींद लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीप लेटेंसी, तो उसको ये कम कर देगा, यानी जैसे आप बेड पे जाओगे वैसे आपको नींद लग जाएगी, तो ये कम कर देगा। और स्लीप ड्यूरेशन को भी बढ़ा देता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करता है, इनके बीपी को कम कर देगा और हार्ट रेट को भी कम कर देगा। और क्या स्केलेटल मसल में क्या करता है, ये मसल रिलैक्सेशन का काम करता है। ये किडनी में ये क्या करता है कि यूरिन फ्लो को कम कर देता है, क्यों, क्योंकि बीपी कम हो जाएगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से और एडीएच रिलीज भी बढ़ा देता है। ये इसका यूज़ देखिए एज ए जनरल एस्थेटिक्स यूज़ करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था थायोपेंटन, जो कि इनहेलेशनल करने के ये इंड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। एंटी कन्वल्सेंट भी इसका यूज़ होता है, लेकिन अभी के टाइम पे बारबिचुरेट को नहीं ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है एज ए सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। क्यों, क्योंकि इनका थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है। हमने बताया ज़्यादा सा थोड़ा सा भी अगर इसका क्या हुआ डोज बढ़ाएं तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी कोमा और डेथ भी हो सकता है। और क्या होता है, हाइपोटेंशन करता है, ये बीपी को कम कर देता है। और हैंगओवर इफेक्ट, मतलब कि बाद में स्लीपिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा हेडेक या ड्राउजीनेस भी हो सकता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे। टॉलरेंस और डिपेंडेंस, मतलब एब्यूज़ भी हो सकता है इसमें, इसका ये भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट्स होता है। स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है इसका कोई भी, कि ओवरडोज हो गया तो ओवरडोज को कम करने के लिए कोई ड्रग हम नहीं ले सकते। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत सारा कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द बेंजोडाइजेपिन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बेंजोडाइजेपिन के आ जाने की वजह से क्या हुआ कि बारबिचुरेट का यूज कम हो गया एज ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। क्यों, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन में जितने भी जो बारबिचुरेट्स के साइड इफेक्ट्स थे सारे के सारे को इसने अच्छा कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या करता है कि ये लोअर द डिग्री ऑफ न्यूरल डिप्रेशन देन बारबिचुरेट्स, ठीक है। और हाई थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, यानी इसका डोज बढ़ जाने की वजह से ये कोमा या डेथ ज़्यादा नहीं करता है। इसका थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा रह सकता है, मतलब ज़्यादा डोज ले तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी ये ज़्यादातर अफेक्ट नहीं करता हिप्नोटिक डोज पे। और ये स्लीपिंग साइकिल को गड़बड़ाता नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको लेने के बाद साइड इफेक्ट्स में क्या होता है, स्लीपिंग साइकिल में भी डिस्टॉर्शन हो जाता है। और क्या, इसी जैसे बारबिचुरेट्स जो होते हैं उसमें माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन होता है, ये बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, वो इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे ड्रग के इंट्रैक्शन हो सकता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं होता, इसमें टॉलरेंस और बहुत ही माइल्ड रहता है और डिपेंडेंस, यानी कि डिपेंडेंस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और इसका एक एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल, जिसको बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। अगर ओवरडोज ले लिए तो उस केस में भी इसको हम यूज़ करके उसको ओवरडोज को कम कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये मेनली मिड ब्रेन और रेटिकुलर फॉर्मेशन में, असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन में और लिम्बिक सिस्टम के ब्रेन के, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रेन के पार्ट्स को, उसमें ये एक्ट करता है। और ये क्या करता है,
कि गाबा ए रिसेप्टर पे मेनली एक्ट करता है और उसके, लेकिन देखिए ये क्या करता है, ये गाबा मिमेटिंग एक्टिविटी नहीं करता है, बल्कि ये इसके बाइंड होने से गाबा जो होता है उसका एफिनिटी बढ़ जाता है। मतलब ये बाइंड कहाँ पर कर, देखिए बेंजोडाइजेपिन जब बाइंड करेगा स्पेसिफिक साइड यानी अल्फा और गामा सब यूनिट इंटरफेस पे जाकर बाइंड करता है, तो इससे क्या होगा, एफिनिटी ऑफ गाबा का एफिनिटी बढ़ जाएगा और वो जाके ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड ओपनिंग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड का आयन जाएगा और हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन बारबिचरेट क्या करता था, वो इस चैनल के ओपनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा देता था, और ये क्या कर रहा है, ये एफिनिटी को बढ़ा रहा है, यानी ये फैसिलिटेट कर रहा है, इसमें गाबा मिमेटिंग एक्शन नहीं होता है। आप देखो यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन बाइंड किया, इसका एंटागोनिस्ट जो फ्लोमाजेनिल होता है वो यहीं बाइंड करता है, और आगे हम लोग ज़ोलपीडेम जो अदर नॉन डायजेपिन हिप्नोटिक्स पढ़ेंगे वो भी यहीं पर आके बाइंड करता है, एज गाबा एगोनिस्ट ये भी वर्क करते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। अब देखिए उसके बाद आता है आपका कि इसका एक इन्वर्स एगोनिस्ट होता है जिसको DMCM बोलते हैं, डाईमिथॉक्सी इथाइल कार्बोक्सी कार्बोमिथॉक्सी बीटा कार्बोलिन होता है, ये उसके एक्शन को कम कर देता है और एज ए कन्वर्सेंट यूज करते हैं। और इसका एंटागोनिस्ट हमने पढ़ा फ्लोमाजेनिल होता है जो कि DMCM और इसके दोनों की एक्टिविटी को कम करता है। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, हालांकि ये तो सेफ ड्रग्स होते हैं, लेकिन कुछ जैसे डिजीनेस हो गया, वर्टिगो मतलब ज़्यादातर नौजिया होना, उसके बाद से एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब ज़्यादा इसके साइकोमोटर स्किल्स को मतलब कि मोटर एक्टिविटी को कम कर देता है। थर्ड जो पार्ट है वो अपना नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, इसमें ज़ोलपीडेन एंड ज़ैलेपिलोन आता है यूज़ में, ठीक है। तो ये ऐसे बेंजोडाइजेपिन एगोनिस्ट एक्ट करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये कि बाइंड सेलेक्टिवली टू द बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट ऑन द गाबा रिसेप्टर, और क्या करते हैं उसके गाबा मेडिएटेड न्यूरोइमुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं, और इसकी वजह से CNS डिप्रेशन या काम या फिर एंग्जाइटी होता है। यूज़ ऑफ सेडेटिव ये क्या होता है, शॉर्ट एंड स्लीप लेटेंसी कम कर देता है, उसको एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। इंसोम्निया में देखिए, इंसोम्निया जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है वो मेनली इंसोम्निया 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिएंट इंसोम्निया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ट्रांजिएंट हो गए जिसमें कि 1 और 2 डेज आपको नींद नहीं आ रही है, कभी कभी किसी नए जगह पर जाने से क्या होता है, नींद नहीं आती है, तो उस केस में हम हिप्नोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इनमें से मतलब 3 दिन से लेकर 3 वीक तक नींद नहीं आ रही है, ठीक है, उस केस में हो सकता है ये। और लॉन्ग टर्म इंसोम्निया जो 3 वीक से भी ज़्यादा हो गया, मतलब मंथ तक चल रहा, तो उस केस में भी हम इसको ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। और क्या होता है, सेंट्रली एक्टिव मसल रिलैक्सेशन पे यूज़, फ्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हम लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। और अल्कोहल विड्रॉल के केस में भी इसको यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, सब्जेक्ट हमारे ब्रेन को कामनेस प्रोड्यूस करता है और एंग्जाइटी को कम करता है। एंटी कन्वल्सेंट में भी कन्वल्सिव जब आता है तो उस केस में एपिलिप्सी जो होता है उसको भी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको स्टेटस एपिलिप्टिकस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मतलब एक ऐसा एपिलिप्सी की लगातार उसमें इफेक्ट होने लगता है, लगातार ट्रेमर्स आने लगते हैं, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो दिस आर द यूज़ ऑफ द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है आपको कि क्लासिफिकेशन और किसी एक ड्रग का, जैसे बेंजोडाइजेपिन हो गया, बार्बिचरेट्स हो गया, किसी एक ड्रग का आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जा सकता है या यूज़ पूछा जा सकता है। मेन इसका फार्माकोलॉजी ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। थैंक यू।